जन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा होगा सीडीपी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सीटेट के पिछले वर्ष 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले 2 क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किया। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, 21 से शुरू करेंगे और 30 तक करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग दिल से लाइक किया करो, एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी इससे बेटर कंटेंट लाऊं। आप लोगों का प्यार हमेशा बने रहे, मैं यही उम्मीद करूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? मोर इफेक्टिव मीडियम कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। नहीं भाई साहब, प्रभावशाली शिक्षा में बोला गया है कि रटंत विद्या को उससे दूर रखना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक रिलेशन के साथ, यानी एक कंसेप्ट के साथ दूसरे कंसेप्ट का रिलेशन फाइंड आउट करना ही संकल्पनाओं का बीच संबंध ज्ञात करना होता है। तो ये तो सही हो जाएगा कि हमें अगर एक कंसेप्ट आता है उसके आधार पर हम लोग नया कंसेप्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पूर्व ज्ञान के माध्यम से नए ज्ञान को प्राप्त करना, वो होता है उसमें जोड़ना, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना ही होता है संकल्पनाओं के बीच संबंध ज्ञात करना। तो ये तो सही बात है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना नहीं। विदाउट ऑब्जर्वेशन आप एनालिसिस करते भी हो तो फिर क्या फ़ायदा? आप तो सीख नहीं पाओगे। अवलोकन कर लिया पर उसका एनालिसिस किया नहीं कि क्या परिणाम आया। मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करा दिए, लेकिन क्या बनेगा एक्चुअल में, ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारा चीज़ विश्लेषण से होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। अनुकरण या दोहराना, यानी नकल करना, कॉपीराइट करना, यानी कॉपी करना, कोई चीज़ का सेम सेम उतार देना, लिख देना, तो उससे तो आप कुछ अधिगम में प्रभाव पड़ा ही नहीं ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ठीक है, बाकी देखते हैं 22 क्या है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मतलब टीचर है, स्टूडेंट को कार्यकलाप करने को दे रहे हैं, तो उसमें अगर वो त्रुटियां देखते हैं तो उससे वो क्या साबित करना चाहता है? देखिए, त्रुटियां देख रहा है तो इसका मतलब वो साफ तौर पर साबित करना चाहता है कि उस त्रुटियों को समझकर अध्यापक उस त्रुटियों पर जोर दे और उसको सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोई अपना प्रक्रिया अर्थपूर्ण अपनाए। ठीक है, ताकि उसका अधिगम सर्वश्रेष्ठ हो सके और वो त्रुटियां नहीं कर सके आगे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। भाई, त्रुटियों की समझ होगा तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होगा, यानी उसको समझ में आएगा। ठीक है ना, अर्थपूर्ण। ठीक है, ये देना है। बाकी दंड तो करना ही नहीं है ना, दंडित तो करना ही नहीं है। और क्या बोला है? थर्ड नंबर देखते हैं। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकती है। नहीं भाई, कंपेयर तो करना नहीं है। कंपेयर करेंगे तो उसमें निगेटिविटी की भावना आ जाएगी, तो निगेटिव चीज़ को हमें लेना ही नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर में है कि फोर्थ नंबर है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। नहीं, अधिगम जो है त्रुटियों के शोधन करने पर ही नहीं हो सकती है, बल्कि त्रुटियों का शोधन करके उसका उपाय करना है, वो होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती है जब बच्चों को सीखने में कब कठिनाइयाँ हो सकती है? जब वो सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। आगे देखते हैं, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। जब कोई बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेगा, मोटिवेट रहेगा, तो सीखने में कठिनाई कहाँ से होगा? वो तो और सीखने के लिए इच्छुक होगा ना। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। बाकी अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अधिगम अगर सामाजिक संदर्भ में हो, सामाजिक रूप में हो, जो समाज में चल रहा है, तो वैसा अधिगम तो हर लोग करना चाहता है ना, तो वो तो आसान हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा।
विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर किसी विषय वस्तु को हम मल्टीपल वे में करेंगे, उसको दिखाएंगे, अगर इस तरीका से उसको नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से समझाएंगे या दूसरे तरीके से दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसको तरीका तो अच्छा लगेगा ना, तो उससे तो सीख पाएगा ना। तो ये तो यहाँ पर तो कठिनाई नहीं होगी। बच्चा हमारा ऑप्शन 1 नंबर, सूचना को अलग अलग टुकड़े में प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि उसको सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ लाना है, ठीक है ना। अगर हम इंफॉर्मेशन को आधा अधूरा रखते हैं तो उससे बच्चा को सीखने में कठिनाइयाँ होती है। इसलिए इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन कोई भी हो पूर्ण रूप से लाइए, यानी पूरा क्वेश्चन लाइए, तभी तो बच्चा, अगर हम कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आधा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पूरा उसका आंसर बताने में डाउट होगा, आपको मतलब दिक्कत होगा, कठिनाइयाँ होगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरा है नहीं कोई चीज़ क्वेश्चन का। तो इन्फॉर्मेशन मस्ट नीड पूरा हो, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं 24 नंबर, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। अधिगम की जो है बेस्ट स्टेट कौन सा है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। अगर हमारे अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट रहे और ज़्यादा डर रहे तो फिर तो हम अधिगम कर ही नहीं पाएंगे ना। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डर भी नहीं होना चाहिए। डर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर डर रहेगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। अधिगम का मतलब ये होता है सीखना। निम्न उत्तेजना, अभी इतना भी कम ना हो जाए कि हम मतलब बहुत ही कम एक्साइटमेंट रहे, यानी बोर फील करें, तो भाई साहब हम सीख नहीं पाएंगे ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। संतुलित उत्तेजना, यानी समान रूप से हम, अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट है समान रूप से नॉर्मल है तो हम सीख सकते हैं, जबकि कोई भय नहीं हो। भय नहीं रहना चाहिए, बोले ही अधिगम के लिए कोई भय नहीं रहना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd नंबर, ठीक है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, भाई साहब कोई उत्तेजना और कोई भय नहीं रहेगा। चलिए कोई भय नहीं रही, सही बात है, ये तो सही है, लेकिन कोई उत्तेजना नहीं। हमें सीखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो चाहिए ही, तभी तो हम सीख पाएंगे कोई चीज़ को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम की संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अधिगम की जो है कंस्ट्रक्टिव विचार का सुझाव ज्ञान की कौन सी संरचना है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है भाई। संरचनात्मक मतलब रचनात्मक रूप से, यानी अधिगम रचनात्मक रूप से कब संभव हो पाएगा। बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत बात है, बच्चे को ही तो भूमिका होती है इसमें। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं। बच्चे अगर पूर्ण रूप से पूरी तरह से वयस्कों पर निर्भर रह पाएंगे तो अधिगम वहाँ पर नहीं हो पाएगा। यानी बच्चे को अपने आप पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ। अगर कोई अधिगम होता है उसमें अगर बच्चा एक्टिव है, ऐसा क्या बोलते हैं, अधिगम की रचनात्मक सुझाव में बोला गया था कि वो बच्चा को एक्टिव रहना है, सक्रिय भूमिका निभाता है, ऐसा अधिगम के लिए कोई वैज्ञानिक ने बोला था। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, अगर पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण रूप से निर्भर हो रहेंगे तो अधिगम की रचनात्मक विचार उत्पन्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुधारे, योग्यता अटल, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित। देखो क्या है, योग्यता अटल हो, एबिलिटी फिक्स हो। एबिलिटी अगर फिक्स रहेगा तो हम ना तो एबिलिटी अगर हमारा उतना ही है, सेम है, तो भाई आगे अगर कुछ, जैसे हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं कोई, तो उस एबिलिटी के अनुसार हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा एबिलिटी चाहिए तो एबिलिटी तो बढ़ते रहता है ना, योग्यता तो बढ़ते रहता है ना, यानी ज्ञान का स्तर तो बढ़ते रहता है, तो एबिलिटी भी बढ़ेगा। एबिलिटी अटल नहीं रहता है, एबिलिटी फिक्स नहीं रहता है, तो इस वजह से सेकेंड गलत हो जाएगा। प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम दिन रात प्रयास करते हैं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई प्रयास करता क्या, नहीं करता। तो प्रयास करने से फर्क बहुत पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। असफलता अनियंत्रित, फेल्यूर इज अनकंट्रोलेबल, यानी असफलता जो है अनियंत्रित है। मतलब हम लोग असफल जो है ना,
उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। भाई ऐसा कैसे है? अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे तो असफल कैसे हो पाएंगे? तो इस पर तो नियंत्रण है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। बाकी आप देख सकते हैं सही कौन हो गया, योग्यता सुधार्य। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, हाँ एबिलिटी तो आपका इम्प्रूवेबल है ही, एबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। योग्यता तो अपना इम्प्रूव करना ही होता है ना, तभी तो हम बेटर अधिगम कर पाएंगे, यानी योग्यता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। 27 नंबर है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, कौन सा परिपाटी है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, यानी कभी भी कंपटीशन तो करना ही नहीं है, ये तो पहले गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड आ गया। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, देखिए पाठ्य पुस्तक भी केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होना चाहिए, कुछ सामाजिक से भी होना चाहिए। ऐसा पाठ्य पुस्तक होगा तो बच्चे में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी ये नहीं देता है। ठीक है, बारंबार परीक्षाएं, अगर हम बारंबार परीक्षाएं लेते हैं तो इससे क्या होगा, संकल्पनात्मक समझ नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो बारंबार भी नहीं करना है। ठीक है, बार बार हम एग्जाम ही लेते रहे, कुछ उससे एक्टिविटी भी कराओ भाई साहब, एग्जाम ही लोगे बार बार तो वो तो कुछ सीख नहीं पाएगा ना। सीखने के लिए क्या है आपका, इंक्वायरी और डायलॉग, यानी कहने का मतलब कि वो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे या फिर अपने से कुछ बोले क्वेश्चन के बारे में, तब हम वहाँ पर क्या होगा, बच्चे में संकल्पना की भावनाएं की बढ़ोतरी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 4th नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कार्य के दौरान, चलिए देखते हैं, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वो कार्य पर किसी प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? यानी कहने का मतलब यह, सायना जो है ना स्वयं से बात कर रही है, तो भाई लव वाइगोत्स्की के अनुसार ये कौन सी भावना व्यक्त कर रही है? स्वयं से बात कर रही है, तो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, नो, ये तो गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक जब भी है ना वो तो जीन पियाजे से हो जाएगा। लो लो वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार ये नहीं होगा। बाकी आप आत्म केंद्रित दे सकते हैं, ईगोसेंट्रिक जो है ना ये दिया था कौन, पियाजे ने, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा क्या, स्वयं स्वयं नियमन, देखिए सेल्फ रेगुलेशन जो होता है ना यही होता है आपका, यहाँ पर जो साइना दर्शा रही है ना वो लॉ वाइगोत्स्की के अनुसार स्वनियमन दर्शा रही है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा। बाकी देखते हैं, मनोवैज्ञानिक विकार थोड़े ना है, ये मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है। चलिए देखते हैं 29 नंबर, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन जो हमारा होगा, इवैल्यूएशन जो होगा उसका क्या टारगेट रहेगा? तो देखिए विद्यार्थियों का नामांकित करना, नहीं भाई साहब, विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए थोड़े ना मूल्यांकन करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर तो क्या बोलते हैं, बच्चों के अंदर भेदभाव आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नामांकित करने के लिए नहीं होंगे, लेबलिंग करना ही नहीं है। ठीक है, लेबलिंग मतलब होता है तुलना करना किसी बच्चे के साथ, तो भाई हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे तुलना नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात हो जाएगा। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये तो हो जाएगा और भी गलत, क्योंकि समावेशी शिक्षा में ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। विशिष्ट और समान दोनों एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, तो ये योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को बांट नहीं सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी थर्ड देखते हैं, विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकता की पहचान करना, हाँ भाई सही बात है, विद्यार्थियों की ज़रूरत को, नीड को और उसकी आवश्यकता को हम लोग पहचान करेंगे, तभी तो मूल्यांकन जो होता है ना उसी के लिए करते हैं कि बच्चों की क्या ज़रूरत है, मतलब कैसा शिक्षा चाहिए, किस आधार पर शिक्षा चाहिए। ठीक है, वो करने के लिए किया जाता है मूल्यांकन। बाकी पुरस्कार वितरण के लिए हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अगर ऐसा करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को देते हैं, तो फिर नीचे जो है बच्चा उसके अंदर निगेटिविटी आएगा और उस वजह से उसकी शिक्षा कमज़ोर पड़ जाएगी, तो ऐसा करना नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 3rd नंबर। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बच्चों के विकास की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? देखिए बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ना हमेशा याद रखना, किस पर किया जाता है,
आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्परता पर, यानी किस पर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर, दोनों मिलकर करता है व्यक्तित्व विभिन्नताओं को। ठीक है, बाकी ये सब तो होगा नहीं, केवल नहीं होगा, केवल नहीं होगा ना, निर्भर तो करता ही है ना, ये तो गलत हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में एक कमेंट आप कर देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप, मैं आपको कमेंट ले लूँगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।